हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम इकोनॉमिक्स में जो हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 6 अनएम्प्लॉयमेंट, इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 9 कंटिन्यू करेंगे। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेंदी भी है, बट आपको अच्छे से समझना होगा। व्हाट आर द रीजंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्क्राइब इन डिटेल। ओवरऑल हमें यह देखना है कि रीज़न क्या है अनएम्प्लॉयमेंट का। अगर एक बार हमें रीज़न पता चल जाए अनएम्प्लॉयमेंट क्यों हो रहा है, तो हम उसके सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं। किसी भी प्रॉब्लम को समझने के लिए उसका पहले रीज़न समझना पड़ता है और देन हम उसके सॉल्यूशंस पर डिस्कस करेंगे। इन इंडिया द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट इज पब्लिश्ड बाय प्लानिंग कमीशन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे एंड जर्नल पब्लिश्ड बाय एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रिपोर्ट। हमारा जो इन्फॉर्मेशन है इंडिया का कि अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, वो इन सब ऑर्गेनाइजेशंस में या रिपोर्ट्स में पब्लिश होता है। भगवती कमिटी was established to study the problem of unemployment and it clearly talks about magnitude and causes of unemployment। एक कमेटी बनाई गई थी गवर्नमेंट की तरफ से, जिसे नाम दिया भगवती कमेटी। भगवती कमेटी ने कुछ रीजंस बताए अनएम्प्लॉयमेंट के। टू इम्प्रूव द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री एंड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन 1951 planned steps were taken, but problem of unemployment becomes more severe। 1951 में अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए, बट फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता गया। एट द एंड ऑफ प्लानिंग द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी नोन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट 5-year plan 53 lakh people were unemployed, which increased to 304 lakhs at the end of 5th 5-year plan and 348 lakhs at the end of 9th 5-year plan। अब पहले जो अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए 5-year प्लानिंग किया जाता था, बट मैंने आपको ये पॉइंट पहले भी समझाई है, फिर से बता रहा हूँ। जितनी जॉब्स क्रिएट होती थी उससे ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाता था। अगर कंट्री में 1 करोड़ जॉब्स एडिशनल हुई तो 5 करोड़ पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया, 10 करोड़ पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया। सो पॉपुलेशन के सामने सफिशिएंट जॉब्स नहीं थे। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन इट कैन बी सीन दैट इंडिया फेसेस extensive unemployment and it is increasing day by day, which is a serious problem। हमारी इंडिया जैसी कंट्री के लिए पॉपुलेशन इतना इंक्रीज हो रहा है, पॉपुलेशन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता जा रहा है। द रीजंस फॉर हाई अनएम्प्लॉयमेंट आर हाई रेट ऑफ इंक्रीज इन लेबर सप्लाई, स्लो राइज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, लो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट एंड लिमिटेशंस ऑफ एजुकेशन सिस्टम। अब रीजंस फॉर हाई अनएम्प्लॉयमेंट में सबसे ज़्यादा है हाई रेट ऑफ इंक्रीज इन लेबर सप्लाई, स्लो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। मीन्स जितना हमारा लेबर इंक्रीज हो रहा है, जितनी हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, उसके सामने हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ स्लो इंक्रीज हो रही है। फॉलोइंग आर द रीज़न ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ये खास रीजंस हैं, ये 10 रीजंस दिए गए हैं अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। एक एक को आपको डिटेल में समझना होगा। कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, कुछ मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। जो ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हुए हैं वो मैं डायरेक्ट ले लूँगा। सो ये 10 रीजंस हैं। जैसे फर्स्ट दिया हुआ है हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, एंड देन हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ का यहाँ पर पूरा डिटेल दिया हुआ है। सो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि हमारा जो पॉपुलेशन है ना, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। इन इंडिया
size of population and high rate of population growth is noticed. Because of high growth rate of population, there is a terrible increase in the size of population. आपको पता होगा हमारा इंडिया पूरी वर्ल्ड में सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है. हमसे ज़्यादा पॉपुलेशन चाइना का है और हम सेकंड नंबर पर आते हैं. और आज की पॉपुलेशन तो आप इंडिया के देखोगे 130 करोड़ से ज़्यादा है. 30-35 करोड़ के नंबर्स आते हैं. फिर मैं आगे नेक्स्ट पॉइंट ये ले रहा हूँ. अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट इन इंडिया, each year there is an increase in population by 1.7 crores, which is more than total population of Australia. इंडिया की हर साल 1.7 करोड़ पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है. और ये जो 1.7 करोड़ है ना, ये ऑस्ट्रेलिया की टोटल पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है. मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में हर साल एक नया ऑस्ट्रेलिया पैदा हो जाता है. नया ऑस्ट्रेलिया बर्थ ले लेता है. हमारा पॉपुलेशन 1.7 करोड़ एवरी ईयर इंक्रीज होता है, जो ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन से ज़्यादा है. ऑस्ट्रेलिया की पूरी कंट्री की पॉपुलेशन से ज़्यादा है. सो ये है हमारा हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, जिसकी वजह से इंडिया में प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं. अब हम सेकंड पॉइंट पर आएंगे. स्लो राइज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. आप ये रीड कर लोगे पूरा, आपको ये रीड करना है. कुछ डाउट हो तो मुझे कॉल करोगे. सेकंड इज स्लो राइज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. स्लो राइज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी हम पहले करके आए हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि ऊपर दिया हुआ है कि एवरी ईयर 1.7 करोड़ पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाता है. यानी 1 करोड़ 70 लैक्स न्यू बर्थ हो जाते हैं. अब उसके सामने जॉब्स इंक्रीज होंगे 10 लैक्स 20 लैक्स. अगर पूरी कंट्री में 1 करोड़ 70 लाख पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है और जॉब्स इंक्रीज हो रहे हैं 10 लैक्स या 20 लैक्स, तो फिर भी बाकी के 1 करोड़ 50 लाख लोग अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे. सो यहाँ पर ये स्लो राइज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है. हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो इंक्रीज़ तो हो रही हैं, बट स्लोली इंक्रीज़ हो रही हैं, जिसकी वजह से कई बार ऐसा देखा गया है कि हमारी कंट्री के जो हाईली क्वालिफाइड पर्सनस हैं, जो ब्रिलियंट हैं, वो अमेरिका, यूके या डेवलप्ड कंट्रीज़ में या यूरोप चले जाते हैं काम करने के लिए, क्योंकि उन्हें वहाँ सैलरीज अच्छी मिलती हैं और यहाँ पर उन्हें जॉब्स भी नहीं मिलते. सो ये था सेकंड पॉइंट हमारा, स्लो राइज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. बाकी पॉइंट आप रीड करोगे. थर्ड पॉइंट, लो रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. इंडियन प्लानिंग has increased national income, but simultaneously population growth rate also increased. As a result, per capita income increased at a lower rate than national income. हमारी नेशनल इनकम तो इंक्रीज़ हुई है, बट वो इनकम फ्यू सिलेक्टेड इंडस्ट्रियलिस्ट की ही इंक्रीज़ हुई है. पर कैपिटा इनकम स्लो है, जिसकी वजह से सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो रहा है हमारा. और जब तक सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स नहीं होंगे, तब तक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ नहीं होंगी. जैसे गवर्नमेंट के पास सेविंग होगी तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट उन सेविंग्स को इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेगी. जैसे न्यू रोड बनाना, हाईवे प्रोजेक्ट बनाने हैं, ब्रिज बनाना है, रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिलेंगी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा. बट अगर गवर्नमेंट के पास ही सेविंग नहीं होगी तो गवर्नमेंट कैसे इन्वेस्ट करेगी इन सब में? सो हमारा जो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट का जो रेट है वो लो है. फोर्थ पॉइंट, कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक. ध्यान से समझना इस पॉइंट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक. अब हमारी जैसी कंट्री के लिए जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो हमें जो प्रोडक्शन टेक्निक यूज़ करनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक प्रोडक्शन हो. मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा लेबर्स काम करें.
ताकि उन्हें जॉब मिले। कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक का मतलब होता है ऑटोमेटिक मशीन्स का यूज़ करना, जहां पर बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि एक फैक्ट्री में 100 वर्कर्स काम करते हैं, लेकिन जो प्रोडक्शन टेक्निक थी वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक थी, मीन्स मजदूर काम करते थे। अब उस फैक्ट्री के ऑनर ने ऑटोमेटिक मशीन्स को इंस्टॉल किया, जिसकी वजह से अब काम अपने आप ऑटोमेटिक हो जाता है एंड अब उसे 100 वर्कर्स की ज़रूरत नहीं, उसे सिर्फ 20 वर्कर्स की ही ज़रूरत है। सो 80 वर्कर्स अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे वहाँ पर। सो ये है कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक। सेम अगर मैं किसी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात करूं कि किसी फार्मर के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, खेती में 10 लोग मजदूरी करते हैं, लेकिन अब उस फार्मर ने क्या किया, अब उसने मशीन्स परचेज कर लिए, ट्रैक्टर्स परचेज कर लिए। अब उस फार्मर को 10 लेबर्स की ज़रूरत नहीं है, 10 मज़दूरों की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 मज़दूर जो होंगे, 2 लेबर्स जो होंगे वही काम कर लेंगे, क्योंकि अब मशीन्स आ गए, ट्रैक्टर्स आ गए। तो वहाँ पर बाकी के जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। सो हमारी जैसी हाईली पॉपुलेटेड कंट्रीज़ को ऑटोमेटिक मशीन्स एंड कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शंस को अवॉइड करना चाहिए एंड लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स को यूज़ करना चाहिए। अदर देन दैट, रेलवे, इरिगेशन, रोड्स कंस्ट्रक्शन एंड पब्लिक सेक्टर्स ऑफ स्टेट ऑल्सो यूज़ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स। अब इन सभी में भी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स यूज़ होती है। आज के जो रोड्स बनाए जाते हैं, आपने देखा होगा रोड्स में ऑटोमेटिक मशीन्स लेकर आते हैं, अपने आप वो मशीन्स काम करती हैं। नो डाउट मज़दूर भी होते हैं, लेकिन मज़दूर बहुत कम होते हैं। आपने देखा होगा रोड बनाने के लिए 40, 50 या 100 वर्कर्स आते हैं, मशीन्स लेकर आते हैं और एक दिन में रोड बनाकर चले जाते हैं। जबकि पहले ऐसा होता था कि वही 100 वर्कर्स महीना काम करते थे, तब जाकर वो रोड बनता था। तो यह है ऑटोमेटिक मशीन्स का काम, जिसे कहते हैं कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक। आप रीड करोगे पूरा पॉइंट। नेक्स्ट 5th पॉइंट इज लैक ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। In India, one reason for a high educational unemployment is ineffective education system. हमारा जो education system है वो ineffective है। Those who can work according to the changing working atmosphere in every sector, such type of workers are not created. हम जो वर्कर्स क्रिएट करते हैं वो ऐसे वर्कर्स नहीं हैं कि हर एक एटमॉस्फेयर में काम करें। हम ऐसे वर्कर्स क्रिएट करते हैं जो एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में काम करेंगे। With the objective of increasing economic growth rate, technology and mechanization has been adopted by industries and agriculture. So, such laborers are required who have knowledge of these techniques, but the present education system is opposite to that. हमें ऐसे लोग, ऐसे वर्कर्स चाहिए जो टेक्नोलॉजी के साथ भी काम करें, मशीन्स के साथ भी काम करें, चेंजिंग एटमॉस्फेयर को एक्सेप्ट करें, बट हमारा एजुकेशन इससे बिल्कुल उल्टा है। हैंस स्किल्ड लेबर्स आर फ्यू बिकॉज ऑफ लेक ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम नहीं है हमारे पास। सो वर्कर्स हर एक एटमॉस्फेयर में काम नहीं कर सकते। प्रेजेंट एजुकेशन फेल्ड इन मेंटल एंड फिजिकल फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। इवन आफ्टर एक्वायरिंग एजुकेशन, a person is incapable of self-employment and suffers from problem of unemployment. बहुत सारे लोग जिन्हें एजुकेशन मिल भी गया है फिर भी अनएम्प्लॉयड हैं, वो इनकैपेबल है ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। सो हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो फॉल्टी सिस्टम है। लेक ऑफ मैन पावर प्लानिंग। In India, during planning period, manpower is not planned rightly. जो भी 5 ईयर प्लानिंग किए गए उसमें मैन पावर का प्लानिंग राइट नहीं किया गया है।
The type of labor which is in demand presently in India, availability of similar type of labor supply is not possible, as that kind of human resources planning is not found in the education system. हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्लानिंग नहीं है. अब सपोज करो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 12th के बाद आपने बीकॉम किया और बीकॉम कर कर आप ग्रेजुएट बन गए, लेकिन ऐसे तो हर साल 5 लाख लोग ग्रेजुएट बनते हैं. मैं गुजरात की बात करूं तो 5 लाख लोग ग्रेजुएट बनते हैं. तो क्या हमें इतने क्लर्क्स की ज़रूरत है? पहले तो हमें यह देखना होगा कि हमें कितने क्लर्क्स की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग ग्रेजुएट होने चाहिए. आप अपने 3 साल दे रहे हो और 3 साल के बाद आपको पता चले कि कंट्री में इतनी जॉब्स नहीं है, इतने क्लर्क्स की ज़रूरत ही नहीं है कंट्री में, तो आपके 3 साल तो वेस्ट हो गए. इससे अच्छा उन 3 साल में आप और कुछ सीख लेते. चलो कोई मैकेनिक टाइप का काम सीख लेते, सेल्फ एम्प्लॉयड तो होते. यहाँ पर 3 साल ग्रेजुएट होने के बाद अब आप क्या करोगे? सो यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो फॉल्टी है, जहाँ पर मैन पावर प्लानिंग नहीं किया गया है. एज अ रिजल्ट एवरी ईयर लैक्स ऑफ एजुकेटेड यूथ ऑब्टेन डिग्रीज. बहुत सारे लाखों लोग को डिग्री मिलती है, बट उन डिग्रीज की ज़रूरत है? एज दे लैक नॉलेज एंड ट्रेनिंग रिक्वायर्ड in present economic development, they are unemployed even after being educated. वो educated होने के बाद भी unemployed हो जाते हैं. In many cases, due to lack of employment opportunities, the doctors and engineers with high degrees go to foreign countries because of not getting suitable work in our country. बहुत सारे डॉक्टर्स इंजीनियर्स हमारी कंट्री से चले जाते हैं क्योंकि उन्हें फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं. ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, गोल्ड यूज टू मूव फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन. जब ब्रिटिश रूल था, इंडिया से गोल्ड जो है वो एक्सपोर्ट हो जाता था, ले जाते थे वो लोग ब्रिटेन में. एंड नाउ दिस वन साइडेड मूवमेंट इज़ कॉल्ड ड्रेन ऑफ गोल्ड. इसे हम ड्रेन ऑफ गोल्ड कहते थे. ब्रिटिशर्स बहुत सारा गोल्ड इंडिया से लेकर गए. सिमिलरली प्रेजेंटली इंडिया इंटेलिजेंट इज मूविंग फ्रॉम इंडिया टू अब्रॉड. अब हमारे इंटेलिजेंट डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड हाईली क्वालिफाइड लोग जो है वो अब्रॉड मूव हो रहे हैं. इसे कहते हैं, दिस वन साइडेड मूवमेंट इज कॉल्ड ड्रेन ऑफ ब्रेन. पहले क्या बोलते थे? ड्रेन ऑफ गोल्ड. गोल्ड हमारा ड्रेन हो रहा है, गोल्ड हमारा वो लूट कर लेकर जा रहे हैं. अब ड्रेन ऑफ ब्रेन, ब्रेन जो है हमारा वहाँ जा रहा है. अगर कोई बहुत अच्छा डॉक्टर इंडिया से अमेरिका चला जाएगा तो उसका बेनिफिट अमेरिकन्स को मिलेगा. वो अमेरिका के लोगों को ठीक करेगा, वो अमेरिका के लोगों का इलाज करेगा, तो इंडिया को उसके बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगे. 7th, इनएफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर. हमारे जो पब्लिक सेक्टर हैं वो इनएफिशिएंट हैं, जिसकी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है. आफ्टर इंडिपेंडेंस पब्लिक सेक्टर वॉज मोर इम्पॉर्टेंट दैन प्राइवेट सेक्टर. इंडिपेंडेंस के बाद पब्लिक सेक्टर इम्पॉर्टेंट था. पब्लिक सेक्टर मीन्स गवर्नमेंट सेक्टर्स, बट वहाँ पर जो हमारा प्रोडक्टिविटी है वो लो प्रोडक्टिविटी है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता जा रहा है. जो पॉइंट्स मैं डायरेक्ट ले रहा हूं वो आप रीड करोगे, ठीक है. 8th, नेग्लिजेंस टुवर्ड्स एग्रीकल्चर सेक्टर. इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री एंड मोस्ट ऑफ इट्स पॉपुलेशन रिसाइड्स इन विलेज. हमारा जो कंट्री है वो एग्रीकल्चर कंट्री है और हमारा मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन विलेजेस में रहता है. This population is dependent on agriculture for employment. For employment, ये agriculture पर depend करते हैं. So, agriculture planning should be such that could generate more employment. But in India, economic development policy, more emphasis is given to other sectors than agriculture sector. अब अगर बहुत सारे लोग विलेजेस में रहते हैं और वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं, तो हमारी पॉलिसीज़ ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज़्यादा तरक्की करे.
बट हमारे अदर सेक्टर्स पर कॉन्सेंट्रेट हैं, हमारा कॉन्सेंट्रेट है, एग्रीकल्चर पर कॉन्सेंट्रेट नहीं है, हमारी पॉलिसीज़ ऐसी नहीं है. एज एग्रीकल्चर was given less importance, it could not develop effectively, and the planning related to agriculture sector failed to generate more employment. Advantage of green revolution is enjoyed by few states like Punjab and Haryana. एग्रीकल्चर का जो बेनिफिट है वो पंजाब और हरियाणा को मिला है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है. बहुत कम स्टेट्स को ऐसी फैसिलिटीज़ मिली है जिसकी वजह से रूरल एरिया में बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, क्योंकि जो वो हैं वो मॉनसून पर डिपेंडेंट होते हैं एंड वहाँ पर उन्हें इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं हैं. नेक्स्ट इज लो मोबिलिटी ऑफ वर्कर्स. मोबिलिटी, अब आपने वर्ड सुना होगा मोबाइल. मोबाइल का मीनिंग होता है आप जिसे लेकर कहीं भी घूम सकते हो, मूव हो सकते हो. सो दैट इज़ मोबाइल. पहले के फ़ोन आते थे लैंडलाइन, जिसे आप लेकर कहीं जा नहीं सकते. आज के फ़ोन्स में मोबिलिटी है इसलिए उसे मोबाइल कहते हैं. सो यहाँ पर है लो मोबिलिटी ऑफ वर्कर्स. वर्कर्स की मोबिलिटी लो है, मीन्स वर्कर एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रांसफ़र होते हैं, काम करने जाते हैं, उसे कहते हैं मोबिलिटी. In many circumstances, lack of mobilization among laborers is also a reason for unemployment. आपने देखा होगा बहुत सारे काम ऐसे होते हैं सिटी में उन लेबर्स की ज़रूरत होती है और विलेज में वही लेबर फ्री बैठे होते हैं. सो अगर उन लेबर्स को एक बस फैसिलिटी दी जाए या ट्रेन फैसिलिटी दी जाए ताकि वो रोज़ आए, अपने विलेज से सिटी आए, काम करें और शाम को चले जाएं, तो ये दोनों के लिए बेनिफिट होगा. बट लो मोबिलिटी है इसलिए वर्कर्स मूव नहीं हो पा रहे हैं. इन इंडिया, ड्यू टू सोशल रीजन्स, फैमिली रिलेशंस, लैंग्वेज, रिलीजन, कास्टिज्म, कल्चर, lack of information, lack of transport facilities, and problem of housing are few reasons which restrain mobilization and increase problem of unemployment. ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं. विलेज में रहने वाले वर्कर्स को एक पर्टिकुलर लैंग्वेज आती है और वो सिटी में आकर उस लैंग्वेज को बोल नहीं पाते. सो प्रॉब्लम जनरेट होता है यहाँ पर. People with higher education are not interested in going to rural areas, backward areas, and even if they get employment. अब एक एग्जांपल लेते हैं कि एक पर्सन है जो सिटी में रहता है, सिटी में बर्थ हुआ है, सिटी में उसका एजुकेशन हुआ है. अब वो सिटी के सारी फैसिलिटीज़ के साथ यूज टू है. अब उसे कोई कहेगा कि किसी विलेज में जाकर जॉब कर, तो वो रिजेक्ट कर देगा. सो यहाँ पर ये भी प्रॉब्लम हो रही है. ये वन साइड मूवमेंट है. विलेज से लोग सिटी में आते हैं लेकिन सिटी के लोग विलेज में नहीं जाना चाहते. These people expect to get employment in urban areas. Urban means city areas. If not satisfied, they would prefer to remain unemployed. अब ऐसे लोग जो सपोज करो किसी सिटी में यूज टू हो गए, उन्हें पता है कि वहाँ उन्हें वाटर फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज़ हैं, लाइट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीप्लेक्स हैं, वीकेंड्स पर एंजॉय करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं. अब उसे कोई कहेगा किसी विलेज में जाकर रहो जहाँ एवरीडे 3-3, 4-4 घंटे लाइट चली जाती है, ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है, बहुत सारी बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, उनके बच्चों के लिए स्कूल्स नहीं है, तो वो अवॉइड करेगा और ऐसे में वो अनएम्प्लॉयमेंट होगा. अट्रैक्शन टुवर्ड्स अर्बन लाइफ एंड अर्बन फैसिलिटीज़ डू नॉट शो रेडीनेस अमॉन्ग पीपल टू गो टू रूरल एरियाज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट. अर्बन एरियाज़ में फैसिलिटीज़ इतनी होंगी कि वहाँ के लोग रूरल एरिया में जाना पसंद नहीं करेंगे. लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़. In rural areas, because of lack of infrastructure facilities, unemployment has become a major problem. Infrastructure facilities नहीं है. In rural areas, lack of transportation facilities, lack of proper roads, lack of education
health and electricity facilities are the reason of low generation of employment. अब हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं हैं, डॉक्टर्स नहीं हैं, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी नहीं है, तो ये प्रॉब्लम है जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है। अब सपोज़ करो मुझे एक फैक्ट्री स्टार्ट करनी है, लेकिन यहाँ पर अहमदाबाद की बात करें तो हमें इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कोई बोलेगा किसी विलेज में जाकर स्टार्ट करो ताकि वहाँ के लोगों को जॉब मिले। मैं स्टार्ट तो करूँगा, लेकिन उस विलेज में एवरीडे इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम होता है। अब वहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम में हमारा प्रोडक्शन कैसे होगा? सो ये सारे रीजंस हैं अनएम्प्लॉयमेंट के रूरल एरिया में। लास्ट पॉइंट रीड कर रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम द अबव रीजंस इन इंडिया, lack of national employment policy, lack of conducive environment for development of industries and trade, underutilization of natural resources are also responsible for increase in unemployment. हमारी इंडिया में लैक ऑफ नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, कोई नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी नहीं है, उसकी शॉर्टेज है, या है भी तो कैपेबल नहीं है। और जो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करना है हमें, वो कैसे यूज़ करना है, उसकी भी कोई पॉलिसीज़ नहीं है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है। और मैं वंस अगेन बताना चाहूँगा, अनएम्प्लॉयमेंट का मेजर रीज़न हमारा पॉपुलेशन है, जो हमने ऊपर फर्स्ट पॉइंट किया था। हमारा पॉपुलेशन इतना है कि एवरी ईयर पॉपुलेशन ग्रोथ जो हो रहा है उसके सामने हमारी जो जॉब्स हैं वो कम इंक्रीज़ हो रही हैं, लेस रेट पर इंक्रीज़ हो रही है। सो स्टूडेंट्स, ये हमने जो क्वेश्चन कंप्लीट किया, ये 10 के 10 पॉइंट्स थे। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9 था, ये रीजंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। हमने अनएम्प्लॉयमेंट के रीजंस देखे कि रीजंस क्या हैं अनएम्प्लॉयमेंट, क्यों इतना अनएम्प्लॉयमेंट है हमारी कंट्री में, तो उसके रीजंस देखे हमने। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10।